हेलो एवरीवन। आज हम संश्लेषित रेशों में यानी सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर नायलॉन फिलामेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये फिलामेंट क्या है और इसका निर्माण किस प्रकार किया जाता है। आज के समय में नायलॉन के रेशे को वैज्ञानिक चमत्कार की तरह माना जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा रेशा है जिसे वैज्ञानिकों ने जब खोजा या इसका आविष्कार किया, इसको डेवलप किया, तो उन्होंने ये देखा कि इस रेशे में बहुत सारे अच्छे गुण व्याप्त हैं। बहुत ही श्रेष्ठ और विलक्षण गुणों से भरा हुआ ये रेशा है, जैसे इसमें मजबूती, टिकाऊपन, इसका स्थायित्व, इसकी कार्यक्षमता, इसकी प्रतिस्कंदता, इसकी तन्यता, इसकी चमक, ये सभी दूसरे रेशों के मुकाबले बहुत अधिक अच्छी हैं। इसको इसीलिए मैजिक फाइबर भी कहा जाता है, जादुई रेशा भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण समाये हुए हैं। इसको केयर करना, धोना, प्रेस करना बहुत ही आसान है। नॉर्मली ये जल्दी से गंदे नहीं होते हैं, इनको प्रेस भी नहीं करना पड़ता, तो हमेशा ही नए नज़र आते हैं, कपड़े पुराने नहीं लगते और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। नायलॉन के रेशे को 20वीं शताब्दी में खोजा गया। डॉक्टर वेलेस एच कैरोथर्स ने इस रेशे की खोज की, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या कि इस रेशे के खोज के लिए जो प्रयास चल रहे थे, वो प्रयास एक ही साथ सफल हुए, न्यूयॉर्क में भी और लंदन में भी। इसीलिए इस रेशे का नाम NY न्यूयॉर्क से और LON लंदन से लेकर के नाम रख दिया गया नायलॉन। बहुत सारे इसके पॉलीमर्स हैं या बहुत सारे तरह के नायलॉन होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन यूज़ होता है वो है नायलॉन 66। नायलॉन 66 पॉलीमर दो चीज़ों से बनता है। हेक्सामिथाइलिन डायएमीन, जिसका फॉर्मूला है NH2CH2 6 HN2, और एडिपिक एसिड को मिलाने से इसका फॉर्मूला है COOH CH2 4 COOH। तो आप इन दोनों फॉर्मूला में देख सकते हैं कि इनमें कार्बन के परमाणुओं की संख्या, हेक्सामिथाइलिन डायएमीन में भी 6 कार्बन के परमाणु हैं और एडिपिक एसिड में भी कार्बन के परमाणुओं की संख्या 6 है। इसीलिए इस पॉलीमर का नाम नायलॉन 66 दिया गया है। इसके मल्टीपर्पज़ यूज़ हैं, बहुत सारी जगह पे ये काम में आता है और इसीलिए इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इससे बहुत सारी उपयोगी चीज़ें, सिर्फ वस्त्र ही नहीं बल्कि दिन प्रतिदिन काम में आने वाली बहुत सारी और चीज़ें भी बनाई जाती हैं, और इसीलिए ये आज के समय पर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग या बहुत ज़्यादा जिसकी मांग हो इस तरह का रेशा है, इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अब हम जानेंगे कि नायलॉन के निर्माण की प्रक्रिया के कौन कौन से चरण हैं, या इस फिलामेंट के निर्माण के लिए क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है। इस फिलामेंट का निर्माण करने के लिए सबसे पहली और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया यानी पॉलीमर बनाना। अब इसमें क्या होता है, दो टर्म्स होते हैं, मोनोमर और पॉलीमर। मोनोमर, मोनो मीन्स एक, तो किसी भी चीज़ का एक अणु मोनोमर कहलाता है, और जब वो एक एक करके बहुत सारे अणु एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तब उसे कहा जाता है पॉलीमर। एकलक और बहुलक, पॉली मीन्स बहुत सारे, तो बहुत सारे अणु जब एक साथ इकट्ठा होते हैं, चाहे वो किसी श्रृंखला में हो या दूसरे तरीके से, तब उन्हें कहा जाता है पॉलीमर या बहुलक। तो सबसे पहली जो प्रक्रिया है या सबसे पहला जो चरण है इस प्रक्रिया का, वो है पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया, यानी जिसमें पॉलीमर का निर्माण होता है। नायलॉन रेशे के निर्माण के लिए नियंत्रित अनुपात में हेक्सामिथाइलिन डायएमीन और एडिपिक अम्ल को लिया जाता है। इनको एक निश्चित ताप और दाब पर रखा जाता है। अब ये क्योंकि दोनों ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, इसीलिए इन दोनों पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इसीलिए इस रेशे को सिंथेटिक फाइबर्स की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि ये संश्लेषित पदार्थों से ही बने हैं। तो इन दोनों की जब आपस में क्रिया करवाई जाती है, हेक्सामिथाइलिन डायएमीन और एडिपिक एसिड की,
उससे बनता है नायलॉन सॉल्ट। इस नायलॉन सॉल्ट को एक ऑटोक्लेव में रख करके गर्म करते हैं। ऑटोक्लेव क्या होता है? एक प्रेशर कुकर की तरह का कंटेनर होता है जिसके अंदर ताप और दाब दोनों बढ़े हुए होते हैं। तो इस तरीके से गर्म करने पर जो छोटे छोटे अणु हैं इनके नायलॉन सॉल्ट के, वो आपस में मिलकर के एक बड़ी श्रृंखला बना लेते हैं, बड़ी चेन बना लेते हैं, और उसे कहा जाता है लीनियर सुपर पॉलीमर। लीनियर माने जो एक रेखा में हो, तो ये एक श्रृंखला बनी होती है। इस लीनियर सुपर पॉलीमर को कास्टिंग व्हील पर बहाया जाता है। कास्टिंग व्हील एक लगातार घूमने वाला चक्का होता है जिसके ऊपर कन्वेयर बेल्ट लगी होती है। उस बेल्ट के ऊपर इस पॉलीमर को डालते हैं और उस डालने के बाद इस पर पानी डाल करके ठंडा कर लेते हैं, जिससे ये एक रिबन के रूप में बन जाता है। इस रिबन को ठंडे पानी से जमा दिया जाता है। जमाने के बाद में इस रिबन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। ये शुद्धिकरण के लिए प्रक्रिया की जाती है। रिबन तो पहले बन गया है, लेकिन इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं जिन्हें नायलॉन फ्लेक्स कहा जाता है। इन फ्लेक्स को पिघलाया जाता है और उससे जो गाढ़ा पॉलीमर घोल बनता है ये एक्चुअली नायलॉन का पॉलीमर होता है। इस पॉलीमर घोल को स्पिन रेट से पास करते हैं और उससे नायलॉन फिलामेंट बनता है, जिसे खींच करके रील पर लपेट लिया जाता है। स्पिन रेट के बारे में हम आपको पिछली क्लास में रेयॉन जब हमने पढ़ा था उसमें भी बताया था कि ये एक प्लेटिनम धातु का बना हुआ संरचना होती है जिसके अंदर गोल छेद बने होते हैं, और उन छेद के अंदर से जब हम इस घोल को पास करते हैं तो जैसे पिछली बार भी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि सेवई बनाने की मशीन में हम आटा डाल करके और उसको प्रेस करते हैं तो जो छेद हैं उनमें से सेवइयाँ निकलती हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ भी होती है और उनको सुखा लिया जाता है। सुखाने के कारण ये सॉलिड हो जाते हैं। पहले पिघले हुए हैं जब स्पिन रेट से निकल रहे हैं, लेकिन जब उसके बाहर आते हैं तो इनको सुखा लिया जाता है और फिर खींच लिया जाता है। इससे इनका साइज़ भी काफ़ी पतला हो जाता है, लंबे और पतले हो जाते हैं, और इसके साथ साथ ही सूख करके ये रेशे तैयार हो जाते हैं। जब स्पिन रेट से इनको बाहर निकाला जाता है तो जैसे ही ये बाहर निकलते हैं उस समय पर पिघले हुए रेशे होते हैं। फिर इनके ऊपर गर्म हवा डाली जाती है या कंडीशनिंग की जाती है, जिससे वो थोड़े से नरम भी हो जाते हैं, और फिर उसके बाद इनमें थोड़ी सी ट्विस्टिंग कर दी जाती है या ऐंठन डाल दिए जाते हैं, और उसके कारण से बहुत ही सुंदर, मजबूत और लचीला धागा तैयार हो जाता है। और ये रेशा जो धागा बनता है वो बहुत अच्छा चमकीला धागा होता है। नेक्स्ट स्टेप है फिलामेंट को खींचना, ड्रॉइंग आउट ऑफ द फिलामेंट। नायलॉन के फिलामेंट्स को खींचा जाता है क्योंकि ये बहुत मजबूत हैं और इनकी इलास्टिसिटी भी बहुत अच्छी होती है। इसीलिए जब इनको खींचा जाता है तो ये अपनी ओरिजिनल लेंथ से 7-8 गुना ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। इससे जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं, जो इनकी आणविक संरचना है, वो बहुत ही स्ट्रेट लीनियर हो जाती है, एक सीध में आ जाती है, और इससे इनकी मजबूती, चमक और पारदर्शिता भी बनी रहती है। इससे सीधे सटे हुए समानांतर धागे तैयार हो जाते हैं, उनका व्यास कम हो जाता है यानी मोटाई कम हो जाती है, और पूरी तरह से खींचने के बाद ये एकदम चमकदार, पारदर्शी, प्रत्यास्थ, लचीले और प्रतिस्कंदता से भरे हुए, अच्छे सभी गुणों से भरे हुए रेशे या फिलामेंट्स के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं। मशीन के द्वारा धागों को खींचा जाता है और सबसे पहले एक रील के ऊपर धागे को लपेटते हैं और उसके बाद में नेक्स्ट रील होती है वो उसका दुगुनी स्पीड से चलती है, नेक्स्ट और डबल स्पीड से, या फिर अगर हमें 7 गुना लंबा करना है तो नेक्स्ट वाली रील को जिस पर ये धागा लपेटा जाएगा 7 गुना रफ्तार से चलाते हैं, तो या 8 गुना करना है तो 8 गुना, 10 गुना लंबा बनाना है तो उतने ही टाइम्स स्पीड रील की बढ़ा दी जाती है, जिसकी वजह से ये काफ़ी अच्छे धागे बन जाते हैं। अगला चरण है चमक कम करना यानी डीलस्टरिंग ऑफ यार्न्स। जैसा हमने रेयॉन के बारे में पढ़ा था कि रेयॉन में बहुत ज़्यादा चमक होती है, वो आँखों को चुभती है, तो चमक कम करने के लिए कुछ डीलस्टरिंग एजेंट्स या विमंदी कारक पदार्थ डाले जाते हैं।
वही सेम प्रक्रिया नायलॉन में भी की जाती है। नायलॉन का भी जब पॉलीमर घोल बनता है तो उस समय पर ही इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड, बेरियम सल्फेट या जिंक ऑक्साइड का प्रयोग करके और उसको पॉलीमाइड के घोल में मिला दिया जाता है और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, तो इसके एयर बबल्स बन जाते हैं और उन एयर बबल्स के कारण प्रकाश के परावर्तन की प्रक्रिया थोड़ी सी बदल जाती है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है और इसीलिए फिलामेंट्स की चमक थोड़ी सी कम हो जाती है ताकि वो आँखों को नहीं चुभे। रंगाई या डाइंग जैसे किसी भी संश्लेषित रेशे के लिए करते हैं, इनके लिए जो डाई के पिगमेंट्स होते हैं उन पिगमेंट्स को कोलॉइडल घोल में या जो पॉलीमर घोल होता है उसी में मिक्स कर दिया जाता है स्पिन रेट से पास करने से पहले। जब हम इस घोल को स्पिन रेट से गुजारते हैं उससे पहले ही पिगमेंट्स को उस घोल में अच्छे से मिला दिया जाता है। इसकी वजह से जो भी कलर है, जो शेड है, बहुत अच्छे आते हैं, पूरे रेशे में अंदर तक अच्छी तरह मिक्स हो रखे होते हैं। इसीलिए कलर फास्टनेस बहुत अच्छी होती है। इनका कलर का, रंग का पक्कापन किसी भी चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। ना तो ये धूप में फेड होते हैं, ना धुलने से, ना प्रेस से, ना वातावरणीय हवाओं के संपर्क में और ना ही पसीने से। किसी भी चीज़ का इन पर कलर पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता और रंग बहुत ही अच्छे रहते हैं। फिर इसके बाद जो फिलामेंट्स हैं डाई हो गए हैं, डाई किए हुए फिलामेंट्स निकले हैं, उनसे वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया की जाती है। ये वीविंग से मोस्टली की जाती है और कभी कभी निटिंग भी इनमें की जाती है। स्ट्रेचेबल वस्त्र बनाने हैं जो खिंचाव वाले हैं उसके लिए निटिंग का भी प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर वीविंग से इनसे वस्त्र बनाए जाते हैं, प्लेन वीव या किसी और वीव का प्रयोग करते हुए जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार वस्त्र बना लिए जाते हैं। अंतिम चरण है परिसज्जाएं। नायलॉन के फिलामेंट्स में नॉर्मली किसी परिसज्जा की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इनमें सभी अच्छे गुण विद्यमान हैं। बस एक ही अवगुण होता है, वो ये कि इनकी अवशोषण क्षमता बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये पानी का, नमी का अवशोषण बिल्कुल भी नहीं करते हैं और इसीलिए ये गर्मी के मौसम में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। पसीना आएगा तो वो शरीर पर ही चिपका रहेगा, उसको ये बिल्कुल भी सोखते नहीं हैं। तो अवशोषण क्षमता बढ़ाने के लिए इसमें परिसज्जा दी जा सकती है इसको, या दूसरे रेशों के साथ में मिक्स किया जा सकता है। इस प्रकार से नायलॉन के रेशे और उससे वस्त्र का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा और भी उत्पाद बनाए जाते हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत उपयोगी हैं और विशेष रूप से लो इनकम ग्रुप के लिए, कम आय वर्ग वाले लोगों के लिए, क्योंकि ये वस्त्र बहुत ही सस्ते दरों पर उपलब्ध होते हैं, बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध हो जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं नायलॉन से बने हुए धागों के प्रकार के बारे में कि नायलॉन का जो रेशा हमने या फिलामेंट प्राप्त किया है उससे हम किस किस तरह के धागे बना सकते हैं। जैसे हमने रेयॉन में पढ़ा था, इकहरे धागे यानी सिंगल फिलामेंट को या तो हल्का सा ट्विस्ट दे करके या बिना ट्विस्ट दे करके ही धागे की तरह से काम में लिया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत मजबूत रेशा है या बहुत मजबूत फिलामेंट है। इसीलिए इसको होजियरी फैब्रिक्स बनाने के लिए और वीविंग के लिए मोनोफिलामेंट की तरह या इकहरे धागे की तरह काम में लिया जा सकता है। दूसरा प्रकार है बहुरेशीय धागे या मल्टी फिलामेंट यार्न। नाम से पता चल रहा है, कई इकहरे धागों को लेकर के उनको आपस में ट्विस्टिंग कर दी जाती है और इससे मल्टी फिलामेंट यार्न बनता है। मल्टी यानी बहुत सारे फिलामेंट्स जिसमें हो, जितने मोटाई के हमें धागे बनाने हैं उतने ही हम मोनोफिलामेंट्स को मिला लेते हैं और इससे जो धागे बनते हैं वो भी और भी ज़्यादा मजबूत, लचीले और कोमल होते हैं। साथ ही साथ बहुत ही मुलायम, आकर्षक और लंबे समय तक चलने वाले टिकाऊ धागे इससे बनाए जाते हैं। अब जो इसकी स्पेशलिटी है वो है स्ट्रेच धागे। नायलॉन के धागों में क्योंकि ये खास बात होती है, इनकी स्ट्रेचेबिलिटी या इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए इनको
पहले खींच लिया जाता है, फिर इसमें कर्लिंग और कॉइलिंग की जाती है। खींचने पर धागे फैल जाते हैं और छोड़ते हैं तो वापस से उनमें कर्ल या कॉइल्स यानी जो इसका घुंघरालापन है वो नज़र आता है। इस तरह के धागे कहलाते हैं स्ट्रेच धागे। ये बहुत ही अच्छे प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता वाले होते हैं, साथ ही इनकी प्लाएबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। इसीलिए ये इस तरह के वस्त्र बनते हैं ऐसे धागों से जो किसी भी साइज़ पर फिट हो जाते हैं। फ्री साइज़ वाले वस्त्र बनाए जा सकते हैं। ये इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वालिटी है, महत्वपूर्ण गुण है नायलॉन के फिलामेंट्स का। और इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत सारे होजियरी के प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं या सॉक्स वगैरह जो आप देखते हैं कि किसी भी साइज़ के लिए ये फ्री साइज़ है, किसी भी साइज़ पर फिट हो जाता है। पतले से पतला व्यक्ति उनको पहन सकता है और मोटे से मोटा व्यक्ति भी, क्योंकि इनमें स्ट्रेचेबिलिटी का गुण है। ये टूटते नहीं हैं, ख़राब भी नहीं होते हैं, जितना भी चाहे खिंच जाते हैं। तो जर्सी, स्लैक्स, स्ट्रेच लॉन, कार्डिगन, होजरी के जो फैब्रिक्स हैं वो इससे बनाए जाते हैं। अगला प्रकार है कते हुए धागे या स्पन यार्न्स। नायलॉन के लंबे लंबे जो रेशे हैं उनको छोटे स्टेपल के रूप में काट लिया जाता है, या फिर जब इनको हम बना रहे हैं उस समय पर कोई वेस्ट प्रोडक्ट है तो उनको काम में लेते हैं। 1 इंच से लेकर के 5-6 इंच तक के लंबाई के स्टेपल फाइबर्स इसमें काम में लिए जाते हैं। उनको कपास की तरह या जैसे हम नेचुरल फाइबर्स को, प्राकृतिक रेशों को कताई करते हैं, उनको आपस में मिला करके उनकी कार्डिंग, कॉम्बिंग और ट्विस्टिंग, फिर स्पिनिंग या कताई की जाती है। वही प्रोसेस इसमें किया जाता है। नायलॉन के स्पन यार्न भी काफ़ी मजबूत होते हैं और उनमें नायलॉन के सारे अच्छे गुण होते हैं। हालांकि चमक थोड़ी सी कम होती है, लेकिन फिर भी घर्षण सहने की क्षमता, प्रत्यास्थता, लचीलापन, मजबूती, ये सभी गुण इनमें बहुत अच्छे होते हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से ये गुण इसमें समाहित होते हैं। नेक्स्ट, नायलॉन के धागों का प्रकार है टेक्सचर्ड यार्न्स या टेक्सचर धागे। टेक्सचर माने जिसकी सतह पर कोई अलग इफेक्ट हो, सतह पर जिसको हम छुएं तो छूने पर कुछ अलग उभार का या नॉर्मल से हट करके इफेक्ट महसूस हो। इस तरह के धागे टेक्सचर धागे कहलाते हैं या टेक्सचर्ड यार्न कहलाते हैं। क्योंकि इनमें स्ट्रेचेबिलिटी बहुत अच्छी है, मजबूती बहुत अच्छी है, इसीलिए कुछ मशीन्स की सहायता से इनकी सतह पर बड़े बड़े लूप्स या कॉइल्स बना दिए जाते हैं और उन लूप्स और कॉइल्स की वजह से या रोए उठा दिए जाते हैं, जिनकी वजह से इनकी सतह पर बहुत अच्छा इफेक्ट आ जाता है। इनकी मोटाई भी बढ़ जाती है और देखने में बहुत ही सुंदर, आकर्षक हो जाते हैं। जबकि वजन बढ़ने के मोटाई बढ़ने के बावजूद भी इनका वजन बहुत कम होता है। लूप्स बनाना, उसके लिए भी एक अलग तरह की मशीन इसमें टेक्सचर्ड धागों के लिए ली जाती है। अलग अलग तरह के लूप्स, अलग अलग साइज़ के, अलग अलग दूरी पर, अलग अलग ट्विस्ट के, ये सब कंट्रोल्ड होते हैं। इनमें फज्जियाँ उठाई जाती हैं, फजी बना दिया जाता है इनको, और इनसे सर्दियों में पहनने के वस्त्र बनाए जाते हैं, क्योंकि इसकी वजह से इसमें एयर पॉकेट्स बन जाती हैं और उन एयर पॉकेट्स के कारण ये ताप के को चालक हो जाते हैं और इसीलिए कंबल, शॉल वगैरह बनाने के लिए इस तरह के धागों का प्रयोग किया जाता है। अब नायलॉन के धागे से वस्त्र निर्माण भी बहुत सारे तरीके से किया जाता है। मुख्य रूप से 3 तरीके हैं जिससे हम नायलॉन के धागों से वस्त्रों का निर्माण करते हैं। पहला, केवल नायलॉन के रेशे या धागे से बने हुए वस्त्र। इसमें सिर्फ और सिर्फ नायलॉन का प्रयोग किया जाता है और किसी तरह के रेशे को इसके धागे में या वस्त्र में धागे को और मिक्स नहीं किया जाता। तो जो नायलॉन के सारे गुण हैं वो सभी गुण इसमें पूरी तरह से समाहित होते हैं। दूसरा है सम्मिश्रित वस्त्र। जो 100% नायलॉन के वस्त्र हैं वो बहुत ही हल्के, मजबूत, सुंदर और टिकाऊ होते हैं, जिनकी केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। सफाई और धुलाई करना बहुत आसान होता है, प्रेस नहीं करना पड़ता, कपड़ों में सलवटें नहीं पड़ती, कपड़े सिकुड़ते नहीं हैं, और इसीलिए टोपियाँ, स्वेटर, मोजे, ये चीज़ें इससे बनाई जाती हैं। सम्मिश्रित वस्त्र या ब्लेंड्स एंड कॉम्बिनेशंस, इसमें
नायलॉन के रेशे या धागे के साथ अन्य रेशों या धागों को मिक्स कर दिया जाता है। कच्ची अवस्था में यानी रेशे से धागा बनाते समय भी किया जा सकता है और धागों से वस्त्र बनाते समय भी किया जा सकता है। तो सबसे पहला है ब्लेंड रेशों के द्वारा या ब्लेंडेड फाइबर्स। इसमें छोटे छोटे स्टेपल फाइबर्स दूसरे भी नायलॉन के साथ में मिला लिए जाते हैं, जैसे सूती रेशा या कपास का रेशा इसमें ब्लेंड किया जा सकता है, ऊनी रेशे को ब्लेंड किया जा सकता है और उन स्टेपल फाइबर्स को कताई के समय पर ही इनके साथ में मिश्रित कर देते हैं, जिससे जो धागा बनता है वो भी ब्लेंडेड यार्न ही बनता है और फिर उससे वस्त्र का निर्माण किया जाता है। दूसरा तरीका हो सकता है मिक्सचर रेशों के द्वारा या मिक्सचर्ड फाइबर्स के द्वारा। इसमें ताना नायलॉन का लेकर के, यानी जब हम वीविंग करते हैं, बुनाई करते हैं, तो वार्प थ्रेड जो ज़्यादा मजबूत होना चाहिए वो नायलॉन का ले लेते हैं और उसमें इंसर्शन करते हैं, या जो वेफ्ट यार्न लेते हैं बाना का धागा, वो धागा हम दूसरा ले सकते हैं, जैसे ऊन ले सकते हैं, कपास ले सकते हैं या रेयॉन वगैरह, जैसी हमें ज़रूरत हो उसके हिसाब से ले सकते हैं। तीसरा है तरीका संयोजित वस्त्र या कॉम्बिनेशंस। इसमें दो अलग अलग रेशों से अलग अलग धागे तैयार कर लेते हैं और इनको एक साथ मिला करके, रेशों को पहले सिंगल यार्न है और उनको सिंगल यार्न्स बनाए जाते हैं, फिर उन सिंगल यार्न्स को आपस में ट्विस्टिंग करके प्लाई यार्न बनाए जा सकते हैं। तो ये कहलाते हैं कॉम्बिनेशन फैब्रिक्स। इन प्लाई यार्न्स पर बहुत अच्छे गुण दोनों तरह के रेशों के आ जाते हैं, जिनको भी हम मिलाते हैं, जैसे नायलॉन के साथ सूती, ऊनी, रेशमी या किसी सिंथेटिक फाइबर जैसे एसीटेट, रेयॉन, डेक्रोन, इन सभी को मिक्स किया जा सकता है। इसकी वजह से जब भी हम किन्हीं भी रेशों को आपस में मिक्स करते हैं या किन्हीं यार्न्स को आपस में मिक्स करते हैं तो उनकी उपयोगिता और कार्यक्षमता बहुत अच्छी हो जाती है। जिस भी रेशे के साथ मिलता है उसके साथ ही उसके अच्छे गुणों को ये अपने अंदर समाहित कर लेता है, तो दोनों रेशों के गुणों का फ़ायदा हमें मिल जाता है। जैसे अगर कपास के साथ इसको मिलाते हैं तो उसकी अवशोषकता और शीतलता बढ़ जाती है, ठंडापन बढ़ जाता है। ऊन के साथ अगर मिलाते हैं तो उसमें गर्मी प्रदान करने का गुण आ जाता है और नायलॉन अपने आप में बहुत मजबूत रेशा है, तो इसीलिए इसका प्रयोग प्रबलन के रूप में भी या रीइंफोर्समेंट के रूप में भी किया जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे जो स्वेटर्स होते हैं उनकी कोहनी पर या सॉक्स हैं उनकी एड़ी पर और आगे टो वाले स्थान पर, यानी अंगुली और अंगूठे के स्थान पर थोड़ा अलग से बुनावट होती है। ऐसे ही जिन जगहों पर जल्दी फटने की रिस्क होती है वहाँ पर हम नायलॉन के फिलामेंट को या नायलॉन के धागे को काम में लेते हैं, ताकि वहाँ, क्योंकि ये बहुत मजबूत है और रगड़ और घर्षण का इस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, तो उन स्थानों पर मजबूती देने के लिए या प्रबलन देने के लिए, रीइंफोर्समेंट के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से नायलॉन का धागा या नायलॉन एक ऐसा फिलामेंट है जो हमारे मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए है और बहुत ही कम कीमत पर लगभग सभी लोग इस रेशे का, इस धागे का उपयोग कर सकते हैं। इसके विशेषताओं के बारे में हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे।